आज के वीडियो आइटा एरियाज एंड ग्लोबल इंडिकेटर्स पर फोकस्ड है। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज आइटा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई आइटा हैज डिवाइडेड वर्ल्ड इनटू थ्री एरियाज, हाउ आइटा अफेक्ट्स एयर टिकटिंग एंड ट्रैवल बिजनेस। देखिए, आइटा एक ट्रेड एसोसिएशन है। दुनिया की ज्यादातर एयरलाइंस आइटा का पार्ट है। आइटा का एक काम है एयर ट्रैवल को रेगुलेट करना। इसका मतलब दुनिया की ज्यादातर एयरलाइंस आइटा के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलती हैं। आइटा का सबसे काम है डिसाइड करना ताकि कोई एयरलाइन ज्यादा ना चार्ज कर सके और किसी एयरलाइन को नुकसान भी नहीं हो। जैसे कि दुनिया में हर जगह पर हालात और रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, तो क्रूड ऑयल की कॉस्ट जिससे एयरलाइन का फ्यूल बनता है, ह्यूमन लेबर की कॉस्ट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट जिससे कि एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट बनती है, ये दुनिया की हर जगह पर अलग अलग है। किसी जगह पर एक्सपेंसिव है, किसी जगह पर सस्ती है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लिए एक एयरफेयर का रूल डिसाइड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आइटा ने पूरे वर्ल्ड को 3 ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज में डिवाइड किया है, उसको फर्दर सब एरियाज में डिवाइड किया है एंड देन ग्लोबल इंडिकेटर्स में डिवाइड किया है। अगर आप आइटा एरियाज को नहीं समझेंगे तो ग्लोबल इंडिकेटर्स नहीं समझ पाएंगे। ग्लोबल इंडिकेटर्स ये डिसाइड करता है कि फ्लाइट जाने के लिए कौन सा रास्ता लेगी और उस रास्ते के अनुसार एयरफेयर डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दिल्ली से यूएसए जाना चाहता है तो वो दिल्ली से न्यूयॉर्क वाया पेरिस जा सकता है एयर फ्रांस से, या फिर वो दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा सकता है वाया जापान से जापान एयरलाइंस। तो इन दोनों केसेस में एयरफेयर अलग होगा क्योंकि ग्लोबल इंडिकेटर चेंज हो जाएगा। अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो आइटा एरियाज और ग्लोबल इंडिकेटर की नॉलेज के बिना आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। और अगर आप अपना ट्रैवल एजेंसी का खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अगर आप आइटा एरियाज और ग्लोबल इंडिकेटर्स को अच्छे से समझते हैं तो आप सस्ते से सस्ता फेयर निकाल पाएंगे जिससे कि आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। तो आइटा फर्स्ट हम आइटा के ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज को समझते हैं। आइटा ने पूरे वर्ल्ड को 3 ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज में डिवाइड किया है, TC1, TC2, TC3। TC1 को फर्दर 2 सब एरिया में डिवाइड किया है। द फर्स्ट सब एरिया कंसिस्ट्स ऑफ अमेरिकन क्लासिफिकेशन विच कवर्स नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन सब एरिया एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस आती हैं कनाडा, US, मेक्सिको। Then Central America consists of Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. कैरेबियन सब एरियाज में आता है बहामास, कैरेबियन आइलैंड्स, फ्रेंच गुनिया, गुआना। साउथ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ अर्जेंटीना, पेरू, ब्राज़ील, चाइल, कोलंबिया, पनामा, एक्सेट्रा। Then the second sub area classification is Atlantic classification, which means North Atlantic, Mid Atlantic and South Atlantic. नॉर्थ अटलांटिक में वो सब रीजन्स आते हैं जो नॉर्थ अमेरिका का भी पार्ट है, प्लस ग्रीनलैंड एंड वर्जिन आइलैंड्स। देन मिड अटलांटिक कंसिस्ट ऑफ कैरेबियन एरिया, सेंट्रल एरिया एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के वो पार्ट्स मिड अटलांटिक में आते हैं जो साउथ अटलांटिक में नहीं आते हैं। साउथ अटलांटिक में आते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल, पैराग्वे, उरुग्वे। इनको आप ABCPU के नाम से भी याद कर सकते हैं। A stands for Argentina, B for Brazil, C for Chile, P for Paraguay, U for Uruguay. Then the next traffic conference area is TC2. TC2 has been further subdivided into 3 sub areas. Okay, first one is Europe, second is Africa, third is Middle East. यूरोप सब एरिया में वो सब यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं जो यूरोप का पार्ट है, प्लस रशिया के वो वाले पार्ट आते हैं जो कि वेस्ट ऑफ यूरल माउंटेन्स में हैं। मीन्स मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं रशिया की, दैट्स पार्ट ऑफ द यूरोप ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरिया। देन कम्स मिडल ईस्ट. मिडल ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ईरान, इराक, Israel, Jordan, Dubai,
कतर, सऊदी अरेबिया प्लस इजिप्ट एज वेल। अफ्रीका को फर्दर 6 सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल अफ्रीका विच कंसिस्ट्स ऑफ मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ईस्टर्न अफ्रीका विच कंसिस्ट ऑफ तंजानिया, युगांडा, कीनिया, इथोपिया, सोमालिया एक्सेट्रा। Southern Africa, which consists of Botswana, Lesotho, Mozambique, South Africa and Swaziland. Then the next sub-area is Indian Ocean Islands, which consists of Seychelles, Madagascar, Mauritius. Then comes Western Africa, which consists of Angola, Cameroon, Congo, etc. Then Libya is separate sub-area of Africa. Then comes TC3. ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एशिया जो है वो TC3 में आता है। TC3 को फर्दर 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मीन्स countries like Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, China, Hong Kong. Then the second sub-area of TC3 is SASC, which means South Asian Subcontinent, जिसका मतलब है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज। सो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स come under SASC sub-area of TC3. Third sub-area is SWP, which means South West Pacific. इसमें वो सब रीजन्स आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी एक्सेट्रा। द फोर्थ सब एरिया इज जैपकॉर, विच मीन्स जापान एंड कोरिया। इट इंक्लूड्स नॉर्थ कोरिया एज वेल। सो पूरा का पूरा वर्ल्ड इन 3 TCs में डिवाइडेड है एंड देन द सब एरियाज में डिवाइडेड है। The first global indicator is WH, which means Western Hemisphere. पूरा का पूरा TC1 वेस्टर्न हेमीस्फेयर में आता है। सो अगर एयरक्राफ्ट सिर्फ TC1 एरिया में ही घूमता है तो उसका ग्लोबल इंडिकेटर होगा WH। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। अगर फ्लाइट आपकी मियामी से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, नॉर्थ अमेरिका में से, अगर रियो डी जेनेरियो जाती है जो कि ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में, तो ओरिजिन पॉइंट भी आपका TC1 में है, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट भी TC1 में है, तो इसका ग्लोबल इंडिकेटर होगा WH। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगर आपकी फ़्लाइट टोरंटो, विच इज़ इन कनाडा, विच इज़ इन नॉर्थ अमेरिका अगेन, गोज़ टू ब्यूनोस एरीज, विच इज़ इन अर्जेंटीना, विच इज़ इन साउथ अमेरिका। सो आपका ओरिजिन पॉइंट टोरंटो भी TC1 में है और आपका डेस्टिनेशन पॉइंट ब्यूनोस एरीज भी TC1 में है, तो इसका ग्लोबल इंडिकेटर होगा WH। सो मीन्स अगर एयरक्राफ्ट सिर्फ TC1 में ही रहता है तो उसका ग्लोबल इंडिकेटर होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, विच मीन्स WH। The next global indicator is EH, Eastern Hemisphere. Actually, the part TC2 and TC3 comes in Eastern Hemisphere. So, अगर फ्लाइट सिर्फ TC2 में ही रहती है तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा EH। Let's see with an example. If the aircraft is going from Madrid, which is in Spain, which is in Europe, to Dubai, which is in UAE, so the origin point is in TC2 and the destination point is also in TC2. So the global indicator in this case would be EH. Let's see another example. If the flight is going from London to Cape Town, so London to Cape Town, the origin point is in TC2 and destination point is also in TC2. So global indicator would be EH. The aircraft remains in only TC3, means the origin point is in TC3 and the destination point is also in TC3, then also the global indicator would be EH. If the flight goes from Delhi to
Tokyo, Delhi, which is India, to Tokyo, which is in Japan. So origin point is in TC3 and destination point is also in TC3. So again the global indicator would be EH only. Another case in which EH is the global indicator is when flight is going from TC2 to TC3. अगर फ्लाइट मैड्रिड से दिल्ली आती है, मैड्रिड विच इज़ इन स्पेन, यूरोप से अगर दिल्ली आती है इंडिया में, सो वो TC2 से TC3 में जा रही है, तो इस केस में ग्लोबल इंडिकेटर EH होगा विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ ग्लोबल इंडिकेटर जो हम आगे डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर इज AT विच मीन्स ट्रांस एटलांटिक. मीन्स अगर फ्लाइट TC1 से TC2 में जा रही है या TC2 से TC1 में जा रही है वाया अटलांटिक ओशियन, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा AT. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. अगर फ्लाइट न्यूयॉर्क से लंदन जा रही है तो ये अटलांटिक ओशन के ऊपर से फ्लाई कर रही है, सो इस केस में ग्लोबल इंडिकेटर होगा AT. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अगर फ्लाइट पेरिस विच इज़ इन फ्रांस विच इज़ इन यूरोप से जा रही है रायो डी जेनेरियो which is in Brazil, which is in South America. So flight is again flying over the Atlantic Ocean. So global indicator इस case में AT होगा. Another example of AT is अगर flight TC2 से TC3 जा रही है TC2 को क्रॉस करते हुए, means TC1 से flight is going to TC3 via TC2 via Atlantic Ocean. So in this case also global indicator would be AT. Let's see with an example. अगर फ्लाइट दिल्ली से लंदन और फिर लंदन से आगे न्यूयॉर्क जा रही है, सो इस केस में बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क द फ्लाइट इज फ्लाइंग ओवर अटलांटिक ओशियन, सो ग्लोबल इंडिकेटर होगा इस केस में AT. ये वाइसा वर्सा भी एप्लीकेबल है. ऑल दी ग्लोबल इंडिकेटर्स आर एप्लीकेबल वाइसा वर्सा ऑल्सो. Case where the global indicator would be AT is when flight is going from USA or Canada to SASC region. SASC मतलब South Asian Subcontinent region, which means India and its neighboring countries, but by a direct flight. Means अगर SASC region से flight जाती है USA Canada but a direct flight, then also the global indicator would be AT. Let's see another example to understand this. अगर फ्लाइट न्यूयॉर्क से कोलंबो जा रही है, सो न्यूयॉर्क कम्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड कोलंबो कम्स इन श्रीलंका विच इज़ इन एशिया विच इज़ पार्ट ऑफ SASC. सो इन दिस केस ग्लोबल इंडिकेटर वुड बी AT. The next global indicator is PA, which means Pacific. So as by the name it says, अगर फ्लाइट पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रही है, पैसिफिक ओशन के ऊपर से फ्लाई कर रही है, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा PA. मीन्स फ्लाइट TC1 से TC3 जा रही है अगर वाया पैसिफिक ओशन, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा PA. अगर फ्लाइट TC1 से TC3 से होते हुए TC2 में जाती है by flying over Pacific Ocean, then also the global indicator would be PA. Let's see with an example. अगर फ्लाइट टोरंटो से हांगकांग और फिर हांगकांग से दुबई आ रही है, so in this case flight is crossing Pacific Ocean, flight is flying over Pacific Ocean while going from Toronto to Hong Kong, और उसके बाद हांगकांग से दुबई आ रही है फ्लाइट, सो इस केस में ग्लोबल इंडिकेटर होगा PA. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अगर फ्लाइट केप टाउन से सियोल जा रही है और फिर सियोल से शिकागो जा रही है, सो इट इज़ क्रॉसिंग
Pacific Ocean. So global indicator in this case would be PA. तो अगर फ्लाइट TC1 से TC3 जा रही है वाया पैसिफिक ओशन, सो ग्लोबल इंडिकेटर वुड बी PA. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. अगर फ्लाइट शंघाई विच इज़ इन चाइना, विच इज़ इन एशिया, is going to Los Angeles, which is in North America. So flight is crossing Pacific Ocean here. So global indicator would be PA. So the next global indicator is PN, which is an exception to global indicator PA. So PN is valid when the aircraft is going from Southwest Pacific region, which means Australia, New Zealand and nearby regions, to South America but via North America. Then the global indicator is PN. Let's see an example. So if the flight goes from Sydney to Vancouver, then to Buenos Aires, means flight is going from Sydney to Buenos Aires via North America. In this case, global indicator would be PN. Means if you are going from Southwest Pacific to South America but via North America, so global indicator would be PN. The next global indicator is SA, Southern Atlantic. इसका मतलब है कि अगर फ्लाइट सिर्फ सर्दर्न हेमिस्फेयर में रहती है, TC1 से TC2 से TC3 में जा रही है एंड वाइसा वर्सा, बट इन दी सर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली, इट रिमेन्स इन सर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली, सो ग्लोबल इंडिकेटर होगा SA. इसमें 3 कंडीशंस वैलिड होती हैं कि फ्लाइट TC1 के साउथ अटलांटिक एरिया में होनी चाहिए, विच मीन्स अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल, पैराग्वे, उरुग्वे. इनको आप ABCPU के नाम से जान सकते हैं. और TC2 में साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और इंडियन ओशन आइलैंड्स में आनी चाहिए या जानी चाहिए. और TC3 में साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में ही पहुँचे या फिर वहाँ से जाए, तो ही ग्लोबल इंडिकेटर SA वैलिड होगा. लेट्स सी दिस विद एन एग्जाम्पल. सो नाउ द फ्लाइट इज गोइंग फ्रॉम बीजिंग टू केप टाउन टू सैंटियागो. सो इन दिस केस फ्लाइट सिर्फ सर्दर्न हेमिस्फेयर में फ्लाई कर रही है, सो इसका ग्लोबल इंडिकेटर होगा SA. बीजिंग जो कि चाइना में आता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, इज गोइंग टू साउथ अफ्रीका, केप टाउन, which is part of southern Africa, and then the last point for the flight is Santiago, which is in Chile, which is in South Atlantic region. So इस केस में ग्लोबल इंडिकेटर होगा SA. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अगर फ्लाइट रायो डी जेनेरियो, जो अगेन साउथ अटलांटिक एरिया का पार्ट है, से जाती है साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, which is part of Indian Ocean Islands, to Singapore, which is part of Southeast Asia. So in this case again the global indicator would be SA. But यहाँ पे 3 कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए कि TC1 का साउथ अटलांटिक एरिया होना चाहिए, TC2 जानी चाहिए वाया अटलांटिक ओशियन, और एरिया होना चाहिए सेंट्रल अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका या फिर इंडियन ओशन आइलैंड्स, और TC3 का एरिया होना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया SEA या फिर साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट SASC. सो द नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर इज AP, विच मीन्स अटलांटिक पैसिफिक. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस केस में एयरक्राफ्ट जो है अटलांटिक ओशन के ऊपर से भी फ्लाई कर रहा है और पैसिफिक ओशन के ऊपर से भी फ्लाई कर रहा है. सो इसका मतलब ये है कि TC2 से TC3 जाने के लिए फ़्लाइट डायरेक्टली नहीं जा रही है, बल्कि लंबा रूट ले रही है. मतलब TC2 से पहले TC1 जा रही है अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए, और फिर TC1 से TC3 जा रही है पैसिफिक ओशन क्रॉस करते हुए. सो इंस्टेड of flight taking a shorter route from TC2 to TC3, it is taking a very long route going via TC1, crossing Atlantic Ocean, and then growing to TC3 via Pacific Ocean.
लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. अगर फ्लाइट इस्तांबुल से वैंकूवर जा रही है और वैंकूवर से फिर टोक्यो जा रही है, सो इस केस में फ़्लाइट क्या कर रही है, लंबा रूट ले रही है. वो इस्तांबुल से डायरेक्टली टोक्यो नहीं जा रही है, इस्तांबुल से वैंकूवर से होकर टोक्यो जा रही है. तो इस केस में अटलांटिक ओशन फ्लाइट क्रॉस कर रही है पहले, और सेकेंड लेग में फ्लाइट पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रही है. सो ग्लोबल इंडिकेटर वुड बी AP. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. अगर फ्लाइट केप टाउन से रियो जा रही है और फिर रियो से सियोल जा रही है, सो इन द फर्स्ट लेग जब एयरक्राफ्ट केप टाउन से रियो जा रहा है, सो इट इज़ क्रॉसिंग अटलांटिक ओशन, एंड इन द सेकेंड लेग द एयरक्राफ्ट इज गोइंग ओवर द पैसिफिक ओशन, रीचिंग टू सियोल वाया पैसिफिक. सो दोनों के दोनों ओशंस इस केस में क्रॉस हो रहे हैं. सो द ग्लोबल इंडिकेटर वुड बी AP. तीन ग्लोबल इंडिकेटर्स रशिया और जापान को कैसे लिखें, उनको समझने के लिए पहले हम रशिया को समझते हैं. रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री एंड इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री आल्सो, व्हिच मींस दैट रशिया इज पार्ट ऑफ मोर देन वन कॉन्टिनेंट. रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में आता है और कुछ पार्ट एशिया में आता है. इसको अच्छे से समझने के लिए मैप देखते हैं रशिया का. This is the map of Russia, and this particular line shows Ural Mountains. So towards the west of Ural Mountains comes in Europe continent. So means Moscow, St. Petersburg जो रशिया की important destinations हैं, they are part of Europe, and towards the east of Ural Mountains is part of Asia. So next global indicator is RU Russia, which means अगर फ्लाइट रशिया का जो पार्ट यूरोप में है विच फॉल्स इन TC2 से नॉन स्टॉप जापान कोरिया जाती है, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा RU. जापान कोरिया नॉन स्टॉप जाने के बाद वो TC3 में कहीं पर भी जा सकती है एक्सेप्ट दीज कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन अर्लियर, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा RU. लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. अगर फ्लाइट सेंट पीटर्सबर्ग विच इज़ इन रशिया इन यूरोपियन पार्ट से अगर टोक्यो जाती है नॉन स्टॉप, सो ग्लोबल इंडिकेटर होगा RU. उसके बाद वो चाहे TC3 में कहीं पर भी जाए, चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे वो सिंगापुर जाए, चाहे वो बीजिंग जाए, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा RU. बट वो सोवियत यूनियन कंट्रीज़ में नहीं जानी चाहिए और रशिया के एशिया पार्ट में भी नहीं जानी चाहिए. The next global indicator is FE, which means far east. ये उसका थोड़ा सा ऑपोजिट है RU का. It means that अगर फ्लाइट रशिया के यूरोपियन पार्ट से, रशिया का वो पार्ट जो यूरोप में फॉल करता है, या फिर यूक्रेन से नॉन स्टॉप TC3 में कहीं पर भी जाती है बट नॉट जापान कोरिया, बाद में चाहे वो जापान कोरिया जा सकती है, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा FE. लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. इफ द फ्लाइट इज गोइंग फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग or Moscow, which falls in the European part of Russia, to Bangkok, and then it goes to Osaka, so global indicator would be FE. इस केस में फ्लाइट रशिया के यूरोपियन पार्ट से पहले TC3 में आई, उसके बाद जापान कोरिया के सब एरिया में गई, सो इस केस में ग्लोबल इंडिकेटर होगा FE. बट अगर फ्लाइट सेंट पीटर्सबर्ग से पहले जापान कोरिया जाती है और बाद में TC3 में कहीं पर आती है, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा RU. The next and the last global indicator is TS, Trans-Siberian, which means कि अगर फ्लाइट TC2 के सब एरिया यूरोप से बट एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ रशिया विच फॉल्स इन यूरोप से नॉन स्टॉप जापान कोरिया जाती है,
तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा TS। जापान कोरिया पहुंचने के बाद फ्लाइट TC3 में कहीं पर भी जा सकती है। इस केस में दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फ़्लाइट TC2 के यूरोप से होनी चाहिए, बट रशिया के यूरोपियन पार्ट से नहीं होनी चाहिए, और जापान कोरिया तक नॉन स्टॉप होनी चाहिए। लेट्स सी विद एन एग्जांपल, अगर फ्लाइट मैड्रिड से टोक्यो जाती है नॉन स्टॉप, तो ग्लोबल इंडिकेटर होगा TS। उसके बाद फ्लाइट TC3 के किसी भी एरिया में जाए, एनी एरिया, so then also the global indicator would be TS. So if the flight goes from Madrid to Tokyo and then comes to Delhi, then the global indicator would be TS. Let's see another example here. अगर फ्लाइट सिंगापुर से सियोल जाती है और सियोल से इस्तांबुल जाती है नॉन स्टॉप, so the global indicator would be TS again, क्योंकि फ्लाइट गई TC3 में सिंगापुर से सियोल, और सियोल से फिर नॉन स्टॉप गई इस्तांबुल, विच फॉल्स इन TC2 यूरोप। सो द ग्लोबल इंडिकेटर अगेन हेयर वुड बी TS। So to sum up the global indicators, so if the flight remains in only traffic conference area 1, the global indicator will be WH. If the flight remains in traffic conference area 2 only, then the global indicator would be EH. And if the flight remains only in traffic conference area 3, then also the global indicator would be EH. And if the flight goes from TC2 to TC3, then also the global indicator would be EH, except the exceptions which I am going to mention now. If the flight goes from TC2 to TC1 or vice versa and crosses Atlantic Ocean only, then the global indicator would be AT. If the flight crosses Pacific Ocean and goes from TC3 to TC1 and then comes to TC2, then the global indicator would be PA. If the flight crosses both the oceans, then the global indicator would be AP. If the flight remains in the southern hemisphere, then the global indicator would be SA. And if the flight goes from southwest Pacific region of TC3 to South America via North America, then the global indicator would be PN. And if the flight is going from Europe to Japan, Korea directly, then the global indicator would be TS. And if the flight is going from Russia European part to Japan Korea non-stop, then the global indicator would be RU. And if the flight is going from Russia European part to TC3 and then to Japan Korea, then the global indicator would be FE. अगर आप मैप को अच्छे से समझ लेंगे तो आइटा एरियाज और ग्लोबल इंडिकेटर्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। एक ट्रैवल एस्पिरेंट के लिए मैप को समझना बहुत ही जरूरी है। जब भी आपसे क्लाइंट किसी टिकट की बात करता है या फिर किसी कंट्री की बात करता है, तो आपके माइंड में मैप इमीडिएटली ट्रेस हो जाना चाहिए। अगर आपके सामने मैप ट्रेस हो जाएगा, आपके माइंड में अगर मैप ट्रेस हो जाएगा, तो आपका ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी काम इजीली हो जाएगा। So this was Sarosh from Tourism School. Keep growing and keep upskilling yourself.